जैन बेटा, मुंशी प्रेमचंद का अध्याय अपन पढ़ रहे थे, दो बैलों की कथा। उसमें अपने कुछ पढ़ लिया था कि पहले बैलों को ससुराल भेजा गया था, लेकिन वहाँ से वापस वो भाग करके आ गए थे। दोबारा उनको ले जाया गया, उनके साथ अमानवीय व्यवहार किया गया। अब यहाँ से आगे से है, दोनों दिन भर जोते जाते, दिन भर उनसे काम लिया जाता, डंडे खाते, अड़ते, शाम को थान पर बांध दिए जाते और रात को वही बालिका उन्हें 2 रोटी ला करके खिला जाती थी। प्रेम के इस प्रसाद की ये बरकत थी कि दो गाल सूखा भूसा खाकर भी दोनों दुर्बल नहीं थे, हट्टे कट्टे थे, मगर दोनों की आंखों में रोम रोम में विद्रोह भरा हुआ था। एक दिन मोती ने मूक भाषा में कहा, अब तो नहीं सहा जाता हीरा कि इतने मारपीट हमारे साथ की जाती है, अब ये सही नहीं जाती। हीरा कहता है, क्या करना चाहते हो? मोती कहता है, एक आध को सींगों पर उठाकर फेंक दूंगा। हीरा कहता है, लेकिन जानते हो वह प्यारी लड़की जो हमें रोटियां खिलाती है उसी की लड़की है जो इस घर का मालिक है। ये बेचारी अनाथ न हो जाएगी? कम से कम इस लड़की के बारे में तो सोचो। मोती कहता है, तो मालकिन को न फेंक दूं, वह तो उस लड़की को मारती है। हीरा कह रहा है, लेकिन औरत जात पर सींग चलाना मना है। ये भूल जाते हो कि औरत के ऊपर सींग नहीं चलाना चाहिए। तुम तो किसी तरह निकलने ही नहीं देते, बताओ तुड़ाकर भाग चले यहाँ से। हीरा कहता है, हाँ ये मैं स्वीकार करता हूँ, लेकिन इतनी मोटी रस्सी टूटे ही कैसे? कैसे तोड़ेंगे इस रस्सी को? मोती कह रहा है, इसका एक उपाय है, पहले रस्सी को थोड़ा थोड़ा चबा लो, फिर एक झटके में टूट जाएगी। थोड़ा चबा कर ये कमज़ोर कर लो। रात को जब बालिका रोटियां खिलाकर चली गई, दोनों रस्सियां चबाने लगे, पर मोटी रस्सी मुंह में न आती थी। बेचारे बार बार जोर लगा करके रह जाते, रस्सी नहीं टूटी। अचानक घर का द्वार खुला और वही लड़की निकली। दोनों सिर झुकाकर उसका हाथ चाटने लगे। दोनों की पूँछें खड़ी हो गई। उसने उनके माथे सहलाए और बोली, खोल देती हूँ, चुपके से भाग जाओ, नहीं तो यहाँ लोग तुम्हें मार डालेंगे। आज घर में सलाह हो रही है कि इनकी नाकों में नाथ डाल दी जाएगी। उसने गराव खोल दिया, उनकी रस्सी खोल दी, पर दोनों चुपचाप खड़े रहे। मोती ने अपनी भाषा में पूछा, अब चलते क्यों नहीं? हीरा ने कहा, चले तो, लेकिन कल इस अनाथ पर आफत आएगी, इसके ऊपर मुसीबत आएगी, इसको मारेंगे, सब इसी पर संदेह करेंगे। सहसा बालिका चिल्लाई, दोनों फूफा वाले बैल भागे जा रहे हैं, ओ दादा दादा, दोनों बैल भागे जा रहे हैं, जल्दी दौड़ो। मैंने उसने स्वयं ने खोल दिया और फिर खुद बचने के लिए वो इस प्रकार से हौला कर रही थी। गया हड़बड़ा कर भीतर से निकला और बैलों को पकड़ने चला। वे दोनों भागे। गया ने पीछा किया, और भी तेज हुए। गया ने शोर मचाया, फिर गांव के कुछ आदमियों को भी साथ लेने के लिए लौटा। दोनों मित्रों को भगाने का मौका मिल गया। सीधे दौड़ते चले गए, यहाँ तक कि मार्ग का ज्ञान भी नहीं रहा उनको, रास्ता भी भूल गए। जिस परिचित मार्ग से आए थे उनका यहाँ पता न था। नए नए गांव मिलने लगे। तब दोनों एक खेत के किनारे खड़े होकर सोचने लगे, अब क्या करना चाहिए, कि अब क्या करें, कहाँ जाएं, किधर जाएं। हीरा ने कहा, मालूम होता है राह भूल गए हैं, रास्ता भूल गए हैं। तुम भी बेतहासा भागे हो, होशावास भूल करके तुम भागे हो, वहीं उसे मार गिराना था। हीरा कह रहा है, उसे मार गिराते तो दुनिया क्या कहती, वह अपना धर्म छोड़ दे, लेकिन हम अपना धर्म क्यों छोड़े? इंसान चाहे अपना धर्म छोड़ सकता है, लेकिन हम पशु होकर के अपना धर्म नहीं छोड़ेंगे।
दोनों भूख से व्याकुल हो रहे थे। खेत में मटर की फसल खड़ी थी, चढ़ने लगे। रह रह कर आहट ले लेते थे कि कोई आ तो नहीं रहा है। जब पेट भर गया, दोनों ने आज़ादी का अनुभव किया तो मस्त होकर उछलने कूदने लगे। पहले दोनों ने डकार ली, फिर सींग मिलाए और एक दूसरे को ठेलने लगे, पीछे धकेलने लगे। मोती ने हीरा को कई कदम पीछे हटा दिया, यहाँ तक कि वह खाई में गिर गया। तब उसे भी क्रोध आया, संभल कर उठा और फिर मोती से मिल गया। मोती ने देखा खेल में झगड़ा हुआ चाहता है तो वह किनारे हट गया, दूसरी तरफ चला गया। अरे ये क्या, कोई सांड भौंकता चला आ रहा है। हाँ, सांड ही है। दोनों वहाँ पर उछल कूद कर रहे थे, अचानक वहाँ कोई सांड आ गया। वह सामने पहुँचा, दोनों मित्र बगले झांक रहे थे। सांड पूरा हाथी था, मोटा ताजा था। उससे भिड़ना जान से हाथ धोना था, लेकिन न भिड़ने पर भी जान बचती नज़र नहीं आ रही थी। उन्हीं की तरफ आ भी रहा था। कितनी भयंकर सूरत है उसकी, डरावनी सूरत है। मोती ने मूक भाषा में कहा, बुरे फंसे, ये मारेगा अब। जान बचेगी, कोई उपाय सोचो, जान बचाने का कोई उपाय सोचो जल्दी से। हीरा ने चिंतित स्वर में कहा, अपने घमंड में भूला हुआ है, आरजू विनती न सुनेगा। भाग क्यों नहीं चले यहाँ से, कि हम प्रार्थना भी करेंगे उससे तो भी वो हमें छोड़ेगा नहीं। यहाँ से भाग चलते हैं। भागना कायरता है तो फिर यहीं मरो। बंदा तो 9-2-11 होता है, 9-2-11 होने का मतलब है भागना। और जो दौड़ाए फिर भी पीछा नहीं छोड़ा तो फिर कोई उपाय सोचो जल्दी, क्या करना चाहिए, कैसे बचे इस सांड से। उपाय यही है कि उस पर दोनों जने एक साथ चोट करेंगे, एक साथ हमला करेंगे। मैं आगे से रगेदता हूँ, तुम पीछे से रगेदो। दोहरी मार पड़ेगी तो भाग खड़ा होगा, मेरी ओर झपटे, तुम बगल से उसके पेट में सींग घुसेड़ देना। जान जोखिम है पर दूसरा कोई उपाय भी नहीं है, इससे भी जान को खतरा है, लेकिन अब कर भी क्या सकते हैं। दोनों मित्र जान हथेलियों पर लेकर लपके, मरने की परवाह बिना किए। सांड को भी संगठित शत्रु से लड़ने का तजर्बा नहीं था, वह तो एक शत्रु से मलय युद्ध करने का आदी था। यूं ही हीरा पर झपटा, मोती ने पीछे से दौड़ाया। सांड उसकी तरफ मुड़ा तो हीरा ने रगेदा पीछे से। सांड चाहता था कि एक एक करके दोनों को गिरा लें, पर ये दोनों भी उस्ताद थे, बहुत तेज थे, वह अवसर ही नहीं देते थे। एक को जब सांड मारने दौड़ता, दूसरा उसके पीछे दौड़ता। एक बार सांड जल्लाकर हीरा का अंत कर देने के लिए चला कि मोती ने बगल से आकर पेट में सींग भोंक दिया। सांड क्रोध में आकर पीछे फिरा तो हीरा ने दूसरे पहलू में सींग चुभो दिया। आखिर बेचारा जख्मी होकर भागा और दोनों मित्रों ने दूर तक उसका पीछा किया, यहाँ तक कि सांड बेदम होकर के गिर पड़ा। तब दोनों उसे छोड़ करके चले गए। दोनों मित्र विजय के नशे में झूमते चले जाते थे, क्योंकि उन्होंने आज सांड को हरा दिया है। मोती ने अपनी सांकेतिक भाषा में कहा, मेरा जी तो चाहता था कि बच्चा को मार ही डालूं। हीरा ने तिरस्कार किया। गिरे हुए बैरी पर सींग नहीं चलाना चाहिए। जब शत्रु गिर जाता है तो गिरे हुए के ऊपर सींग चलाना नहीं चाहिए, हमारा कर्तव्य नहीं है, हमारा धर्म नहीं है। ये सब ढोंग है, दिखावा है। बैरी को, शत्रु को ऐसा मारना चाहिए कि फिर नहीं उठे, दोबारा कभी हिम्मत ही नहीं हो। अब घर कैसे पहुंचोगे वह सोचो, घर पहुंचने का कोई तरीका सोचो। सामने मटर का खेत आई, मोती उसमें घुस गया। हीरा मना करता रहा पर उसने एक ने सुनी। अभी 2 ही 4 ग्रास खाए थे कि 2 आदमी लाठियाँ लिए दौड़ पड़े और दोनों मित्रों को घेर लिया। हीरा तो मेड़ पर था, किनारे पर था, निकल गया। मोती सींचे हुए खेत में था, उसके खुर कीचड़ में धंसने लगे, ज़मीन में धंसने लगे। वह भाग भी नहीं सका, न भाग सका, पकड़ लिया उसको। हीरा ने देखा संगी संकट में है कि साथी है, उसके ऊपर संकट आ गया है, तो लौट पड़ा।
फंसेंगे तो दोनों फंसेंगे। उसने उसका साथ नहीं छोड़ा। रखवालों ने उसे भी पकड़ लिया। प्रातःकाल दोनों मित्र कांजी हाउस में बंद कर दिए गए, जहाँ गाय वगैरह को बांधा जाता है। चौथा पार्ट है इसका। दोनों मित्रों को जीवन में पहली बार ऐसा साबिका पड़ा कि सारा दिन बीत गया और खाने को एक तिनका भी नहीं मिला। उनको खाने के लिए कुछ भी नहीं मिला। समझ में नहीं आता था ये कैसा स्वामी है। इससे तो गया फिर भी अच्छा था। यहाँ कई भैंसें थी, कई बकरियाँ, कई घोड़े, कई गधे, पर किसी के सामने चारा नहीं था। सारे ऐसे भूखे ही पड़े थे। सब जमीन पर मुर्दों की तरह पड़े हुए थे। कई तो इतने कमज़ोर हो गए थे कि खड़े भी नहीं हो सकते थे। इतनी शक्ति भी नहीं थी शरीर में भूखे होने के कारण। सारा दिन दोनों मित्र फाटक की ओर टकटकी लगाए ताकते रहे, पर कोई चारा लेकर के आता हुआ दिखाई नहीं दिया। तब दोनों ने दीवार की नमकीन मिट्टी चाटनी शुरू कर दी, पर इससे क्या तृप्ति होती। इससे उनकी भूख नहीं मिटी। रात को भी जब कुछ भोजन नहीं मिला तो हीरा के दिल में विद्रोह की ज्वाला दहक उठी। मोती से बोला, अब तो नहीं रहा जाता मोती, कि अब भूख से हम अत्यधिक व्याकुल हो गए हैं, अब भूखे नहीं रहा जाता। मोती ने सिर लटकाए हुए जवाब दिया, तुझे तो मालूम होता है प्राण निकल रहे हैं। मुझे तो मालूम हो रहा है कि प्राण निकल रहे हैं। इतनी जल्द हिम्मत न हारो भाई, यहाँ से भागने का कोई उपाय निकालना चाहिए कि यहाँ से किस प्रकार से बाहर निकलें। कहते हैं आओ दीवार तोड़ लें। मुझसे तो अब कुछ नहीं होगा, इतनी हिम्मत नहीं है, मैं कुछ नहीं कर सकता। बस इसी बूते पर अकड़ते थे, सारी अकड़ निकल गई ना तुम्हारी। बाड़े की दीवार कच्ची थी, हीरा मजबूत तो था ही। अपने नुकीले सिंग दीवार में गड़ा दिए और जोर मारा तो मिट्टी का एक चिथड़ा निकल आया। कुछ मिट्टी ढह गई। फिर तो उसका साहस और बढ़ गया, हिम्मत और बढ़ गई। उसने दौड़ दौड़ कर दीवार पर चोटें की और हर चोट में थोड़ी थोड़ी मिट्टी गिरने लगी। उसी समय कांजी हाउस का चौकीदार लालटेन लेकर जानवरों की हाजिरी लेने निकला। हीरा का उज्जड़पन देखकर उसने उसे कई डंडे रसीद कर दिए, डंडे से मारा और मोटी सी रस्सी से उसको क्या कर दिया, बांध दिया। मोती ने पड़े पड़े कहा, आखिर मार खाई क्या मिला, आराम से बैठा रहता। अपने बूते भर जोर से मार दिया। ऐसा जोर मारना किस काम का कि और बंधन में पड़ गए। अब रस्सी से और बांध दिया। जोर तो मारता ही जाऊंगा, चाहे कितने ही बंधन पड़ते जाएं, चाहे कुछ भी हो जाए, फिर भी जोर लगाऊंगा। जान से हाथ धोना पड़ेगा, मरना पड़ेगा। कुछ परवाह नहीं, हीरा कह रहा है, यूं भी तो मरना ही है। सोचो दीवार खुद जाती तो कितनी जानें बच जाती। इतने सारे जानवर, इनकी भी जान बच जाती। इतने भाई यहाँ बंद हैं, किसी की देह में जान नहीं है। 2-4 दिन और यही हाल रहा तो सारे के सारे मर जाएंगे। हाँ, ये बात तो है। अच्छा तो ला, फिर मैं भी जोर लगाता हूँ कि अपन दोनों कोशिश करते हैं। मोती ने भी दीवार में उसी जगह सींग मारा, थोड़ी सी मिट्टी गिरी और फिर हिम्मत बढ़ी। फिर तो वह दीवार में सींग लगाकर इस तरह जोर करने लगा मानो किसी प्रतिद्वंदी से वो लड़ रहा हो। आखिर कोई 2 घंटे की जोर आजमाइश के बाद दीवार ऊपर से लगभग 1 हाथ गिर गई। उसने दूनी शक्ति से दूसरा धक्का मारा तो आधी दीवार गिर गई। दीवार का गिरना था कि अधमरे से पड़े हुए सभी जानवर चेत उठे, थोड़ा होश आया उनको। तीनों घोड़ियां सरपट भाग निकली, फिर बकरियां निकली, उसके बाद भैंसें भी खिसक गई, पर गधे अभी ज्यों के त्यों ही खड़े थे, वो वहीं पर खड़े थे। हीरा ने पूछा, तुम दोनों क्यों नहीं भाग जाते कि तुम भी चले जाओ? एक गधे ने कहा, जो कहीं पकड़ लिए गए तो, कि फिर दोबारा पकड़ लिया तो क्या हर्ज है, अभी तो भागने का अवसर है, अब तो भाग जाओ, बाद में देखेंगे जो होगा। हमें तो डर लगता है, हम यहीं पड़े रहेंगे। आधी रात से ऊपर जा चुकी थी। दोनों गधे अभी तक खड़े सोच रहे थे कि भागें या न भागें, और मोती अपने मित्र की रस्सी तोड़ने में लगा हुआ था। जब वह हार गया तो हीरा ने कहा, तुम जाओ, मुझे यहीं पड़ा रहने दो, शायद कहीं
भेंट हो जाएगी, मुलाकात हो जाएगी। मोती ने आंखों में आंसू लाकर कहा, तुम मुझे इतना स्वार्थी समझते हो कि मैं तुझे छोड़ करके चला जाऊंगा? हीरा, हम और तुम इतने दिनों एक साथ रहे, आज तुम विपत्ति में पड़ गए हो तो मैं तुम्हें छोड़ करके नहीं जा सकता। देखो किस प्रकार का भाव दोनों पशुओं के अंदर है। हीरा ने कहा, बहुत मार पड़ेगी, लोग समझ जाएंगे ये तुम्हारी शरारत है। मोती गर्व से बोला, जिस अपराध के लिए तुम्हारे गले में बंधन पड़ा उसके लिए अगर मुझ पर मार पड़े तो क्या चिंता। इतना तो हो ही गया कि 9-10 प्राणियों की जान बच गई, वे सब तो हमें आशीर्वाद देंगे। कर हम तो नहीं भाग सकते, लेकिन कम से कम जिनकी हमने जान बचाई है वो तो हमें आशीर्वाद देंगे। यह कहते हुए मोती ने दोनों गधों को सींगों से मार मार कर बाड़े के बाहर निकाला और तब अपने बंधु के पास आकर के सो रहा। सुबह होते ही मुंशी और चौकीदार तथा अन्य कर्मचारियों में कैसी खलबली मची, इसके लिखने की ज़रूरत नहीं। बस इतना ही काफ़ी था कि मोती की खूब मरम्मत हुई और उसे भी मोटी रस्सी से बांध दिया गया। दोनों को रस्सी से बांध दिया गया। एक सप्ताह तक दोनों मित्र वहीं बंधे पड़े रहे। किसी ने चारे का एक तिनका भी उनको नहीं डाला। एक बार पानी दिखा दिया जाता था, ये उनका आधार था, इसी पर वो जीवित थे। दोनों इतने कमज़ोर हो गए थे कि उठ भी नहीं सकते थे। टटरियाँ निकल आई थी, हड्डियाँ निकल आई थी शरीर की। एक दिन बाड़े के सामने डुग्गी बजने लगी और दोपहर होते होते वहाँ 50-60 आदमी जमा हो गए। तब दोनों मित्र निकाले गए, उनकी देखभाल होने लगी। लोग उनको देख रहे थे। लोग आकर उनकी सूरत देखते और मन फीका करके चले जाते। ऐसे मृतक बैलों का कौन खरीदार होता। यानी उनकी क्या हो रही थी, नीलामी हो रही थी उनकी। लेकिन वो अत्यधिक कमज़ोर हो गए थे, थक गए थे, इसलिए उनको कोई खरीदने वाला नहीं मिला। अचानक एक डडीला आदमी, दाढ़ी वाला आदमी जिसकी आंखें लाल थी और मुद्रा अत्यंत ही कठोर, आया और दोनों मित्रों के कुल्लू में उंगली गोद कर मुंशी जी से बातें करने लगा। उनका चेहरा देखकर अंतर्ज्ञान से दोनों मित्रों के दिल कांप उठे। ये कौन है जो उन्हें क्यों टटोल रहा है? इस विषय में उन्हें कोई संदेह न हुआ। दोनों ने एक दूसरे को भीत नेत्रों से देखा, डरी हुई नेत्रों से देखा और सिर झुका लिया। हीरा ने कहा, गया के घर से नाहक भागे, बेकार में ही भागे, अब जान नहीं बचेगी। मोती ने अश्रद्धा के भाव से उत्तर दिया, कहते हैं भगवान सबके ऊपर दया करते हैं, उन्हें हमारे ऊपर दया क्यों नहीं आती? भगवान के लिए हमारा मरना जीना दोनों बराबर हैं। चलो अच्छा ही है, कुछ दिन उसके पास तो रहेंगे। एक बार भगवान ने उस लड़की के रूप में हमें बचाया था, क्या अब नहीं बचाएंगे? भगवान अब भी हमारी सहायता ज़रूर करेंगे, अब भी हमें बचाएंगे। वो कह रहे हैं, ये आदमी छुरी चलाएगा, देख लेना, ये हमें काटेगा। तो क्या चिंता है? मांस, खाल, सींग, हड्डी सब किसी न किसी काम तो आ ही जाएंगे ना। नीलाम हो जाने के बाद दोनों मित्र उस डडियल के साथ चले। दोनों की बोटी बोटी काँप रही थी। बेचारे पांव तक नहीं उठा सकते थे, पर भय के मारे गिरते पड़ते भागे जाते थे, क्योंकि वह जरा भी चाल धीमी हो जाने पर जोर से डंडा उनके जमा देता था। जैसे धीरे चलते डंडा मारता उनके। राह में गया बैलों का एक रेवड़, राह के अंदर गाय बैलों का एक रेवड़ हरे हरे हार में चढ़ता हुआ नजर आया। सभी जानवर प्रसन्न थे, चिकने चप्पल, कोई उछलता था, कोई आनंद से बैठा पागुर करता था। कितना सुखी जीवन था इनका, पर कितने स्वार्थी हैं सब। किसी को चिंता नहीं कि उनके दो भाई बधिक के हाथ पड़े कैसे दुखी हैं। सहसा दोनों को ऐसा मालूम हुआ कि ये परिचित रहा है, ये कोई हमारी पहचान का रास्ता है। हाँ, इसी रास्ते से गया उन्हें ले गया था। वही खेत, वही बाग, वही गांव मिलने लगे। प्रत्येक क्षण उनकी चाल तेज होने लगी। सारी थकान, सारी कमजोरी गायब हो गई। अफसोस, ये लो, अपना ही
हार आ गया। इसी कुएं पर हम पूर चलाने जाया करते थे, यही कुआं है। मोती ने कहा, हमारा घर नगीच आ गया। हीरा बोला, भगवान की दया है, मैं तो अब घर भागता हूँ। ये जाने देगा? ये कसाई नहीं जाने देगा, मैं इसे मार गिराता हूँ। नहीं नहीं, दौड़कर थान पर चलो, वहाँ से हम आगे नहीं जाएंगे। दोनों उन्मत्त होकर बछड़ों की भांति कुल्लेल करते हुए घर की ओर दौड़े। वह हमारा थान है। दोनों दौड़कर अपने थान पर आए और खड़े हो गए। डडियल भी पीछे पीछे दौड़ा, उनके पास आ गया। झूरी द्वार पर बैठा धूप खा रहा था। बैलों को देखते दौड़ा और उन्हें बारी बारी से गले लगाने लगा। मित्रों की आंखों से आनंद के आंसू बहने लगे। एक झूरी का हाथ चाट रहा था। डडियल ने जाकर बैलों की रस्सियां पकड़ ली। झूरी ने कहा, मेरे बैल हैं। तुम्हारे बैल कैसे? मैंने मवेशी खाने से नीलाम करवाए हैं ये। मैं तो समझा हूँ चुराए लिए जाते हो। चुपके से चले जाओ, मेरे बैल हैं, मैं बेचूंगा तो बिकेंगे, किसी को मेरे बैल नीलाम करने का क्या अधिकार है? वो कह रहा है, कसाई, जाकर थाने में रपट कर दूंगा, रिपोर्ट लिखवा दूंगा। मेरे बैल हैं, इसका सबूत ये है कि मेरे द्वार के ऊपर खड़े हैं। डडियल जल्लाकर बैलों को ज़बरदस्ती पकड़ ले जाने के लिए बढ़ा। उसी वक्त मोती ने सींग चलाया। डडियल पीछे हटा, मोती ने पीछा किया। डडियल भागा, मोती पीछे दौड़ा। गांव के बाहर निकल जाने पर वह रुका। गांव से बाहर उसको भगा दिया, पर खड़ा डडियल का रास्ता देख रहा था। डडियल दूर खड़ा धमकियां दे रहा था, गालियां निकाल रहा था, पत्थर फेंक रहा था, और मोती विजयी सूर की भांति उसका रास्ता रोक के खड़ा था। गांव के लोगों में ये तमाशा देख रहे थे और हंस रहे थे। जब डडियल हार कर चला गया तो मोती अकड़ता हुआ लौटा। हीरा ने कहा, मैं डर रहा था कि कहीं तुम गुस्से में आकर मारने बैठो। अगर वह मुझे पकड़ता तो मैं बेमारे न छोड़ता। अब नहीं आएगा वो। आएगा तो दूर से ही खबर लूँगा, देखूं कैसे ले जाता है। जो गोली मरवा दे। अगर गोली मरवा दी तो मर जाऊंगा, पर उसके काम तो नहीं आऊँगा। हमारी जान को कोई जान ही नहीं समझता है, इसलिए कि हम इतने सीधे हैं। जरा देर में नांदू में खली, भूसा, चोकर और दाना भर दिया गया। दोनों मित्र खाने लगे। झूरी खड़ा दोनों को सहला रहा था और 20 लड़के तमाशा देख रहे थे। सारे गांव में उत्साह का सा माहौल हो गया था। उसी समय मालकिन ने आकर दोनों के माथे चूम लिए। ये इनके अभ्यास प्रश्न है। कौंजी हाउस में कैद पशुओं की हाजिरी क्यों ली जाती थी कि कहीं कोई भाग तो नहीं गया है। ये इनके अभ्यास प्रश्न है, ये बेटा अपने को करने हैं। रचना वाले आपको छोड़ देने हैं, ये शब्दार्थ आपको करने हैं। ठीक है बेटा, जय हिंद।